नमस्कार दोस्तों, भाषा भावों और विचारों की संवाहक होती है। भाषा का निरंतर विकास होता रहता है और ये सभी भाषाओं के साथ चलता रहता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजभाषा हिंदी के बारे में। क्या है हिंदी की उपयोगिता और वर्तमान परिवेश में क्या स्थिति है हिंदी की। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रज्ञा जी आपका हमारे कार्यक्रम में। राष्ट्रभाषा की आज हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला अहम प्रश्न थोड़ा राजभाषा के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। भारत की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी ये निर्धारित की गई 14 सितंबर 1949 को। जब देश का संविधान बना तो ये स्वाभाविक सी बात थी कि एक देश एक संविधान, तो फिर क्या भाषा भी है, क्योंकि बहुत से देशों में एक राष्ट्रभाषा होती है। तो भारत में, चूंकि भारत विविधताओं से, संस्कृति विविध है, हर 10 कोस पे इसका जो है बोली बदल जाती है। तो भारत में कौन सी भाषा ऐसी रखी जाए जो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम को जोड़कर रखे। तो ऐसे में जब बहुत विचार विमर्श के बाद हिंदी को ही सर्वसम्मति से चुना गया। तो इस 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, तो इसी उपलक्ष्य में आप जानती हैं हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम इसे मनाया जाता है। संवैधानिक स्थिति क्या है राजभाषा की? संविधान में अगर संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 343 से लेके 351 के बीच राजभाषा के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है कि, और समय समय पर कुछ अधिनियम आते रहे हैं, जैसे राजभाषा अधिनियम 1976, जिसमें विस्तृत रूप से बताया गया है कि जो केंद्र सरकार के जो आपके कार्यालय हैं, बैंक हैं, इनमें किस तरह से राजभाषा के कार्यों में बल दिया जाए, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कार्यालयीन कार्य हिंदी में किए जाएं। इनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। कार्मिकों के लिए बनाया गया है कि 2 भागों में इनको वर्गीकृत किया जाए कि कौन कार्मिक हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करता है और कौन प्रवीण है। तो कार्यसाधक मतलब कि जिसने हाई स्कूल तक हिंदी विषय पढ़ा हो, या जो केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान अपना प्रबोध, प्राज्ञ, प्रवीण ये परीक्षाएं भी आयोजित कराते हैं। तो उन परीक्षाओं में यदि उन्होंने प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वो कार्यसाधक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जो कार्मिक स्नातक स्तर में हिंदी विषय लेकर पढ़े हों या उन्होंने हाई स्कूल हिंदी माध्यम से पास किया हो, तो वो प्रवीण कहलाते हैं। तो इस तरीके से कार्यालयों में राजभाषा रोस्टर तैयार किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर आप अनुच्छेद 351 को देखेंगे तो वो अंत में वो यही कहते हैं कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं हिंदी को लेकर, तो उन सभी भाषाओं यानी असमी, कन्नड़ी, आपकी मैथिली, गुजराती, संथाली, इन सारी भाषाओं से जो शब्द हैं गौड़ता उनसे, और संस्कृत से मूलतः शब्द लेकर अपनी हिंदी को मजबूत करना। तो एक सामाजिक जो विकास है, एक जो सामाजिक परिवेश तैयार किया जाए, यानी हिंदी सबको साथ लेकर चले, ऐसी जो संविधान में ऐसी भाषा, राजभाषा का जो है विचार रखा गया है। प्रज्ञा जी, भारत सरकार की तरफ से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जो कुछ मुश्किलें आ रही हैं उनका किस तरह से समाधान किया जा रहा है? देखिए, भारत सरकार, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन आता है और भारत सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है राजभाषा हिंदी के लिए, और वो बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे उनके कार्यक्रम हैं और जो राजभाषा को मजबूत बना रहे हैं। मैं आपको एक एक करके बताऊं, जो कि बहुत ही लंबा है। देखिए, एक तो अभी सबसे अच्छा ये होता है कि जब हमारे कार्यालय का जो प्रमुख होता है या ये देश का जो प्रमुख है, जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का प्रतिनिधित्व करते हैं ना, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी में बोलते हैं, तो एक स्वतः ऊर्जा आ जाती है अंदर से कि हिंदी में काम करना, प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल प्रोत्साहन मिलता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, वो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ही हिंदी का ही नेतृत्व करते हैं देश का। हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, तो उन्होंने अभी गृह मंत्रालय की तरफ से राजभाषा के विकास के लिए 12 प्र का उन्होंने एक थियरी दी है, बहुत सुंदर थियरी जानना चाहेंगे आपसे। तो पहला तो प्रेरणा ही है जी। तो प्रेरणा क्या, किसी भी काम के लिए अगर आप को प्रेरणा मिले तो वो स्वतः आसान हो जाती है, खुद ही आपको एक मैप तैयार हो जाता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें इस तरह काम करना है। तो प्रेरणा, प्रोत्साहन,
प्रोत्साहन अगर दिया जाए, जैसे कार्यालय स्तर में हम लोग हर तिमाही प्रोत्साहन योजना चलाते हैं, तो जो हिंदी में जो कार्मिक ज़्यादा अच्छा कार्य करते हैं तो उनको इंसेंटिव प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 10,000 शब्द लिखने से 10,000 से ज़्यादा शब्द लिखने वालों को लगभग हर कार्यालय में होगा, क्योंकि भारतीय प्रमाण पत्र प्राधिकरण में तो है ये, हम लोग हर तिमाही आधार पर इसको कराते हैं। प्रेम, देखिए भाषा के प्रति आपका प्रेम होगा, लगाव होगा, तभी आप उसे सीखेंगे और तभी भाषा भी आपको वो प्रेम देगा ना, वो तो वाइस वर्सा होता है। और आपका प्रयास, देखिए प्रयास के बिना तो कोई कार्य सार्थक नहीं हो सकता। तो आपका चौथा इन्होंने प्रयास दिया है। प्रतिबद्धता, आपकी हिंदी के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और जो प्रेरणा की बात कही गई है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 1976 नियम 12 के तहत भी ये उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख को दिया गया है कि कार्यालय में जो राजभाषा का कार्य है वो सुचारू रूप से चल रहा है, उसका अनुपालन उन नियमों का किया जा रहा है, उसका उत्तरदायित्व तो अल्टीमेटली कार्यालय प्रमुख का है। तो ऐसे में क्या है कि कार्यालय प्रमुख स्वतः जो है स्टैंड लेते हैं, हिंदी में सारा काम करते हैं, तो कार्मिक को लगता है कि अगर हमारे बॉस हिंदी में काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। तो ये एक, और हमारी राष्ट्रभाषा है, इसमें शर्म कैसी? जी बिल्कुल, ये अक्सर हम देखते हैं कि प्रयास का मतलब क्यों कहा गया है। प्रयास सिर्फ कार्यालय क्षेत्र में नहीं, आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप अपना ऑर्डर हिंदी में दीजिए। आप शुरुआत तो हिंदी में ही करिए। देखिए हिंदी के अतिरिक्त आप भाषा का प्रयोग तब करिए जब हिंदी से काम ना चले। और मुझे नहीं लगता कि भारत में हिंदी से काम नहीं चलने वाली स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है। कश्मीर से कामरूप, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, पूरा हिंदी बोलना समझना सबको आता है, टूटी फूटी ही सही। कितना अभी देखिए वोकल फॉर लोकल की जो बात हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो उसमें तो अपनी भाषाओं को ही समृद्ध करना है ना। और 8वीं अनुसूची में हिंदी को लेकर जो और भाषाएं हैं 22 मतलब एक हिंदी का छोड़ दी जाए तो अन्य 21 भाषाओं, सबकी समृद्धि की बात हो रही है। तो वो लोकल लैंग्वेज, अगर लोकल लैंग्वेज मजबूत होगा तो हिंदी स्वतः मजबूत होगी। ये बिल्कुल सही बात है। और आप देखिए कि अगर हम लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन कोई बंगाल से है, वो जब हिंदी बोलता है तो उसमें उनकी मातृभाषा बंगाली की मिठास आएगी, झलक दिखती है उस हिंदी में। वो तमिल का व्यक्ति जब हिंदी बोलते हैं तो उसमें वो तमिल एक्सेंट आता है, तो उनकी अपनी मातृभाषा की खुशबू हिंदी के साथ जब मिल जाती है तो कितना खूबसूरत बनता है। तो इसीलिए शायद इसीलिए हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। जी प्रज्ञा जी, ये बात रही सरकार की ओर से किए जाने वाले प्रयासों की बात, लेकिन वर्तमान अगर परिवेश में हम देखें तो क्या स्थिति है हिंदी की? देखिए हिंदी ने एक लंबा सफर तय किया है। संस्कृत से उद्भूत हुई पाली, प्राकृत और अभी की हिंदी हमारी देवनागरी लिपि, और आगे भी इसका सफर जारी रहता है। मुश्किलें भी आई लेकिन उनसे जूझती हुई हमारी हिंदी आगे निकल गई। सरकारी प्रयास भी हैं, प्रोत्साहन के रूप में कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए जाते हैं, कार्यालय स्तर पर कई पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर हिंदी को देखें तो साहित्य, सिनेमा, हर जगह हिंदी ने अपनी छाप छोड़ी है और हिंदी की वजह से लोगों की पहचान बनी है ना। हिंदी ने लोगों की पहचान बनाई है और लोगों ने अपनी पहचान बनाने के लिए हिंदी का सहारा लिया है। आप आज देखें सबसे सोशल नेटवर्किंग साइट देख लीजिए, हिंदी में अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हिंदी पर लोग पोस्ट लिख रहे हैं। अब यकीन करिए कि अमेज़न जैसी ऑनलाइन शॉपिंग का जो एक बहुत बड़ा माध्यम है, वो उन्होंने हिंदी में डाल दिया कि आप हिंदी में अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो उज्जवल ही भविष्य है हिंदी का, भविष्य उज्जवल है। जो हिंदी के साथ रहेगा उसका भी भविष्य उज्जवल। और समृद्ध और उत्कृष्ट बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए हमें? देखिए सबसे तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वो हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी में, और जो जहाँ के भी हैं उनकी अपनी भाषा के क्षेत्र में। तो प्रयास तो ये है कि हमें घर से प्रयास करना है। हम अपने बच्चों को हिंदी में, क्योंकि अभी का जो नया एक ट्रेंड हम देख रहे हैं इंग्लिश में बच्चों को करना, तो ये देखिए इंग्लिश तो बच्चा सीख ही जाएगा। वो आप उसे भाषा है, कोई भी भाषा सिखाए, लेकिन अपनी मातृभाषा जो राष्ट्रभाषा है उसको सर्वोपरि रखें, उसको सर्वोपरि रखना है। तो शुरुआत जो आपने कहा कि उसको और कैसे हमें बढ़ाना है, तो शुरू से शुरुआत करना है। यानी जो आपके घर का जो बच्चा है उसके अंदर जब आप बीज डालेंगे हिंदी का, तभी एक बड़ा वट वृक्ष तैयार होगा ना। तो आज बचपन से ही जब आप उसमें हिंदी के प्रति एक गौरव की भावना डालेंगे
कि तब तो वो हिंदी बोलेगा। आप शुरू से उसको ये बताएंगे कि नहीं हिंदी सेकेंडरी हो गई और आप उसे, तो वो तो उसके अंदर मन में ये भाव आ गया ना। तो बचपन से ही आपको ये बीज डालना है कि नहीं शुरुआत हिंदी में। जी, तो जैसे कि आपने भी बहुत अच्छी बात बोली, बचपन से हमें डालना। एक समय विगत कुछ दिनों में अगर हम देखें तो लोग हिंदी को साइड में रख के इंग्लिश में ही अपने बच्चों से बात करना है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में डालना है। तो इससे हमारी हिंदी बहुत की जो गति थी वो बहुत धीमी पड़ गई थी। इसको गौड़ मतलब मुख्य भाषा से गौड़ भाषा में, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है, उत्कृष्ट प्रयास है। और ये राजभाषा अधिकारियों का ये दायित्व है कि उस प्रयास रूपी रथ को अब हमें आगे बढ़ाना है। तो जी बिल्कुल। प्रज्ञा जी, ज़्यादा से ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा को अपनाएं, हिंदी में ही काम करें। आमजन से आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, हिंदी जैसा मैंने कहा कि साहित्य में अभी आप देख सकते हैं कि हिंदी का साहित्य में भी रूप बदला है। जी, फिर आप पुराने समय से लेके अभी आप कुमार विश्वास जी की कविताएं देख लें तो देखिए बदलाव तो संसार का नियम है। तो भाषा भी बदल रही है जी, हम भी बदल रहे हैं। तो राजभाषा अधिकारियों के साथ साथ हम सभी के लिए ये संदेश है कि हिंदी ने काफ़ी बदलाव के साथ अपने आप को बहुत मजबूती से स्थापित किया है, पर जो इसकी यात्रा है वो भी जारी है, क्योंकि जो ये लक्ष्य लेकर हम चले हैं वो लक्ष्य अभी नहीं प्राप्त हुआ है। आपको मैं बताऊं कि भाषाई आधार पर भारत को 3 भागों में वर्गीकृत किया, क ख ग। यानी क वो क्षेत्र जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार और दिल्ली। और इन राज्यों से की सीमाओं से जो लगे हुए राज्य हैं वो ख क्षेत्र में आते हैं, या जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, ये सारे लक्षद्वीप, ये जो है आपका ख क्षेत्र में आएगा। और जो सुदूरवर्ती जो क्षेत्र हैं, जो साउथ के हैं या नॉर्थ ईस्ट के देश अपना है राज्य है, या जम्मू कश्मीर, ये जो है ग क्षेत्र में आते हैं। तो क ख ग के हिसाब से पत्राचार प्रतिशत निर्धारित किया गया है कि क क्षेत्र के जो राज्य में जो हमारे केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं उनका 100% पत्राचार हिंदी में होगा जी। ख क्षेत्र में 100% होगा, क से ख क्षेत्र में 100% होगा। बस क से ग क्षेत्र के लिए 65% किया गया है, क्योंकि इस तरह का। तो वो लक्ष्य अभी नहीं प्राप्त हुआ है। सही, ये एक कड़वा सच है कि वो लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल कार्यालयी क्षेत्र में नहीं, एक वृहद स्तर पर, यानी ये मेरा जो संदेश है या मेरा जो निवेदन है वो केवल राजभाषा अधिकारियों के लिए नहीं, सभी के लिए है कि जिस लक्ष्य को लेकर हिंदी चली है उस लक्ष्य तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं। तो आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम सुना होगा, तो चूंकि बात हिंदी की है तो मैं हिंदी में ही अनुदित उनकी कविता सुनाऊंगी कि सुंदर वन है बहुत घनेरे, छांव यहाँ की छलना है, अभी पथिक विश्राम कहाँ है, अभी दूर तक चलना है जी। तो अभी राजभाषा अधिकारियों को काफी दूर तक प्रयास करना है अपनी हिंदी को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। सरकार प्रयास कर रही है, हमारे सारे कर्मचारी जो है वो प्रयास कर रहे हैं, और लेकिन हमें और आपको सबसे ज्यादा मिलकर प्रयास करना होगा, क्योंकि जब हम स्वयं प्रयास करेंगे तो हमें देखकर दूसरा प्रोत्साहित होगा। यही जो 12 प्र का सिद्धांत दिया है वो यही है, प्रेरणा, प्रोत्साहन, तो प्रतिबद्धता आपकी। तो ये तभी होगा जब हम स्वयं उठे, दूसरे के भरोसे थोड़ी काम हो। जब हम खुद स्टैंड लेंगे तब दूसरा हमारे कंधे से कंधा मिलाने आएगा। हम ये सोचे रहे कि ये कहते हैं ना, प्रयास, जागते हुए प्रयास करना। एक छोटी चींटी जो जागी हुई है वो सोए हुए हाथी से ज्यादा मजबूत और सबल होती है। तो जागते हुए हमें प्रयास करना है, हमें दूसरे का इंतजार नहीं करना है, हमें खुद उठ खड़ा होना है जी। हम खुद प्रयास करेंगे तभी हम अपनी राजभाषा को और उन्नत और समृद्ध बना सकते हैं। प्रज्ञा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रीति जी।